बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आय, व्यय और बचत। आय माने आमदनी, व्यय माने खर्च, और खर्च में से खर्च करने के बाद बचा हुआ धन हमारी बचत हो जाती है। अब सबसे पहले आय को क्लियर करते हैं। आय के प्रकार और स्रोत। आय के प्रकार कितने होते हैं? आय के दो प्रकार होते हैं। आमदनी के दो तरह की आमदनी घर में होती है, जैसे कि एक तो होती है प्रत्यक्ष आय जो दिखाई देती है, रुपया पैसा जो हमें वेतन, कारोबार, व्यवसाय, उद्योग धंधा, कृषि, पशुपालन, उपहार, पेंशन आदि से प्राप्त होता है। ये सब चीजें, ये जितने भी ये स्रोत हैं, इनसे सबसे रुपया ही प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष आय में रखा जाता है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में वो सारी निःशुल्क सुविधाएं रखी जाती हैं जिनका पैसा नहीं देना पड़ता, बट बदले में सुविधा मिल जाती है। ये किसी नौकरी की व्यवस्था होती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी भी ऐसी व्यवस्था करती हैं अपने वर्कर्स के लिए, जैसे कि क्वार्टर्स बना देते हैं कर्मचारियों के लिए, या अधिकारियों को आवास मिलते हैं सरकारी तौर पर, गाड़ी की सुविधा मिलती है, निःशुल्क शिक्षा की मिलती है, निःशुल्क चिकित्सा मिलती है। यानी बिना पैसा दिए जो सुविधा प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष आय, सीधे शब्दों में। इस तरह आपको आय क्लियर हुआ। आय के ये 7-8 स्रोत हैं जहां से घर में आमदनी प्राप्त हो सकती है, और 2 तरह के प्रकार हो गए। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं पारिवारिक व्यय। लगता है कि खर्च तो खर्च ही होता है, एक ही प्रकार का होता है, लेकिन खर्च भी कई तरह का होता है। जैसे कि खर्च होता है 4 तरह का। नंबर 1, निश्चित व्यय, जो खर्च होना ही होना है हर महीने, जिसका पहले से ही पता है, निश्चित है कि इतने 2000 रुपये अगर फीस में जाने हैं तो जाने ही हैं, 3000 रुपये अगर किराया जाएगा तो जाएगा ही। तो ये हो गया हमारा निश्चित व्यय। भोजन सामग्री, जितने का सामान आना है भोजन के लिए उतने का आना ही है। इसमें भोजन सामग्री, मकान का किराया, बच्चों की फीस आदि ये निश्चित व्यय हो गए। नंबर 2 पे आएगा अर्ध निश्चित व्यय, यानी कि आधा निश्चित, यानी इतना खर्चा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि सबसे पहले आता है इसमें वस्त्र। नंबर 2 पे आता है भोजन, भोजन पर खर्च। भोजन अनिवार्य में भी है और अर्ध निश्चित में भी है। अब अनिवार्य में उतना ही आएगा जितना कि जीने के लिए आवश्यक है, और अर्ध निश्चित में उससे ऊपर का आएगा, जैसे कि कुछ और अधिक खर्च भी किया जा सकता है भोजन पर। नंबर 3 आता है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक जैसे नाम से पता चलता है कि अचानक से होने वाला, यानी जैसे परिवार में कोई बीमार पड़ गया, या नंबर 2 पे कोई मेहमान अचानक से आ गया, कि कहीं से निमंत्रण आ गए, या विवाह शादी में जाना पड़ गया, तो बहुत उसमें खर्चा हो जाता है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा जाता है। 4थे नंबर पे आता है अन्य व्यय। अन्य में क्या आता है, यानी अदर्स, जो बहुत जरूरी नहीं है बट उस पे खर्चा व्यक्ति करता ही है। जैसे मनोरंजन पे करते हैं, जब इन सारी आवश्यकताओं से धन बच जाता है तो मनोरंजन पे खर्चा होता है। इसके बाद यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि होती हैं, और विलासिता पर खर्च होता है। तो इस तरह ये 4 तरह का हमारा व्यय हो गया। ये क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं बचत पर। बचा हुआ धन अगर कहीं विनियोग कर दिया जहां से कि वो बढ़ के आएगा, तब उसको बचत कहा जाएगा। अन्यथा अगर बचा हुआ धन ऐसे ही घर में अलमारी में रख दिया तो वो बचत नहीं कहलाएगा, बल्कि संचय कहलाएगा। धन संचय, यानी धन को ऐसे इकट्ठा करना जो बढ़ता नहीं है, कभी तक भी रखा रहे। तो धन क्योंकि बढ़ के आए, इसके लिए कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं सरकार ने, उनके द्वारा उनमें जमा करके हम धन को अपने को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डाकघर। डाकघर केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला देखिए बचत खाता योजना, सेविंग अकाउंट। आप सब जानते हैं सेविंग अकाउंट, सब बच्चों के बचत खाते खुले हुए हैं, यदि वो हालांकि बैंक में खुले हुए हैं, लेकिन डाक खाने में भी सेम वैसा ही बचत खाता खोला जाता है। नंबर 2 राष्ट्रीय बचत पत्र।
ये इस तरह का राष्ट्रीय बचत पत्र होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ये 100 रुपए देने पर प्राप्त होता है। ये 100 से 10,000 तक का मिलता है और 5 सालों के लिए रखा जाता है। हमने 100 रुपए में जैसे ये बचत पत्र खरीदा, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा और 5 साल बाद हमें इस पे 6% का ब्याज लगकर वापस मिल जाएगा। तो इसमें भी हमारा लगा हुआ धन बढ़ के आएगा। इसी तरह का होता है नंबर 3 पे किसान विकास पत्र। उसमें भी इसी तरह का पत्र मिलता है और 8 वर्ष 7 माह में वो धन दुगना हो जाता है। यानी अगर 1,000 जमा करेंगे तो 2,000 हो जाएंगे। लेकिन आजकल किसान विकास पत्र योजना बंद कर दी गई है, पता नहीं क्यों। इसके बाद आता है हमारा सावधि जमा योजना। सावधि जमा योजना यानी कि जो निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं, जिसको फिक्स डिपॉजिट हम कह सकते हैं, उस पे भी अच्छा ब्याज मिलता है 6% का। और अगर हमने 4 सालों के लिए 5 सालों के लिए जमा किया है तो 5 सालों में हमारा 6% वार्षिक का ब्याज लगकर वापस धन मिल जाता है, धन बढ़ के मिलता है। इसके आगे आया 6 वर्षीय मासिक आय योजना। 6 वर्ष में 6 वर्ष के लिए हम कुछ धन जमा करते हैं और उस पर हमें ब्याज के रूप में जो ब्याज उस पर बनता है वो प्रति माह मिलना शुरू हो जाता है। तो मासिक आय हो जाती है उससे। ये भी अच्छा है योजना है। इसके बाद आता है 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। और वरिष्ठ से ही पता चलता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए ये खाता है, ये योजना है। 60 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है ये उनके लिए है। इस पे बहुत अच्छा 3 महीने वाला चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, बहुत अच्छा इसमें रिटर्न होता है। तो इसके बाद आते हैं बैंक पे। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? बैंक में देखिए सबसे पहले बचत खाता, सेविंग अकाउंट, जो जिसमें आप सब बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, ये वही बचत खाता है। जैसे जैसे आपने खोला होगा आपको सब पता होगा। पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर उस पर फोटो भी लगाई जाती है, आधार वगैरह लगता है, फिर किसी विटनेस का साइन होता है, तब वो आपका खाता खुलता है। खाता ये इसमें भी 3.5% का ब्याज मिलता है। नंबर 2 हो गया चालू खाता। चालू खाता बच्चों ये सेविंग के लिए नहीं होता, बचत के लिए नहीं होता, बल्कि ये व्यापारियों के लिए होता है। व्यापारी लोग दिन में कई बार बहुत सारा धन उन्हें निकालना पड़ता है और कभी कभी कई बार उनको जमा करना पड़ता है, तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो बचत खाता खोलते हैं। इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो अब तीसरा नंबर पे आया निश्चित अवधि जमा खाता। ये वही फिक्स डिपॉजिट है जिसमें एक निश्चित टाइम के लिए धन जमा करते हैं। 5 सालों के लिए मान लीजिए है, ये 3 महीने से लेके और 10 साल तक हो सकता है। तो जितने समय के लिए हमने फॉर्म में भरा है कि हमने 1 साल के लिए किया, तो 1 साल बाद हमारा धन वापस मिल जाता है ब्याज लग के, यानी बढ़ के आता है पैसा। आगे आता है संचयी सावधि बचत खाता। संचयी सावधि बचत खाता यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा संचय करते रहते हैं। ये हर महीने 50 रुपए भी हो सकता है, 100 भी, 500 भी, जितना भी अपनी बचत होती है उसी के हिसाब से हो सकता है। गृहिणियों के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जमा खाता है, योजना है। इसमें थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जमा करते हैं। 5 सालों के बाद 6% का ब्याज मिलकर वो हमें वापस मिल जाता है। बहुत अच्छी योजना ये है। ये संचयी सावधि जमा बचत खाता ये डाक खाने में भी होती है, डाक खाने में भी एक होती है। इसके बाद आते हैं हम, देखिए अब आपने विनियोग करने के जितने बैंक और डाकघर के खाते हैं वो सब क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हम पासबुक व चेकबुक पर। पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये तो होती है, देखिए पासबुक आप सब जानते होंगे, सब सारे बच्चों के खाते हैं आजकल, तो पासबुक को जानते होंगे। पासबुक में होता क्या है कि इसमें हमने कितना धन जमा किया और कितना निकाला, सिर्फ उसकी एंट्री होती है और इसका हमारा जिसने खाता खोला है उसका नाम पता होता है। और ये हो गई है चेकबुक। चेकबुक में होता क्या है कि इसमें चेक होते हैं जिसपे हम अपनी रकम लिख सकते हैं, जितना पैसा हमें चाहिए, और हमें खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि किसी के भी हाथ हम अपना रुपया मंगवा सकते हैं। चेकबुक में एक चीज और होती है कि यहाँ पे एक सादा सफेद पेज होता है जिसपे हम ये विवरण लिख सकते हैं कि हमने कितनी राशि का चेक किस व्यक्ति को किस तारीख में दिया है, ये उसके लिए होता है। चेकबुक ये हमारी 25 से लेके 100 तक हो सकते हैं।
तो इस तरह बच्चों ये आज की हमारी जो क्लास है पूरी होती है। कल हम इससे आगे का जो बैंक और डाकघर के अलावा इनके अतिरिक्त जो संस्थान है बचत करने के, कल हम उनके बारे में बात करेंगे और चेक कई तरह के काटे जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।